प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की भौतिक भूगोल की ऑनलाइन क्लास में आपसे वायुमंडल के संगठन पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आपका स्वागत करता हूं इस कक्षा में। तो आइए आज हम वायुमंडल के संगठन के ऊपर चर्चा करते हैं। वायुमंडल दो शब्दों से बना है, जिसमें पहला शब्द है वायु और दूसरा है मंडल। अगर हम गौर से देखें तो शब्द की रचना से ही शब्द का अर्थ करीब करीब स्पष्ट हो रहा है। वायु के क्या मायने हैं हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी वायु के कुछ गुण हैं जिनके ऊपर हमें इस वीडियो में चर्चा करनी चाहिए। वायु दरअसल एक ऐसा पदार्थ है जिसका ना कोई रंग है, ना कोई स्वाद है, ना कोई गंध है। हमेशा हमें वायु की अनुभूति भी नहीं होती। जब वायु संचरित होती है, अर्थात जब वह पवन के रूप में आती है, तब हमें वायु की अनुभूति होती है। यदि पवन का संचार नहीं होता है तो हमें वायु की अनुभूति सामान्यतया नहीं होती है। वायु में गतिशीलता होती है, तन्यता का गुण इसमें पाया जाता है, संपीडनशीलता होती है, यह विस्तारणीय भी होती है। वायु में भार होता है, यह दबाव भी डालती है। बेशक इसका भार हमें महसूस नहीं होता है और इतना अल्प होता है कि हम अन्य जो पदार्थ हैं, अन्य वस्तुएं हैं, उनकी तुलना में इसका भार नगण्य होने के कारण हम इसको अनुभव नहीं करते। लेकिन इन टोटल इसका भार हमारे ऊपर दबाव डालता है और यही हम समय समय पर भौतिक भूगोल में अनेक स्थानों पर वायुमंडलीय दाब की बात करते हैं। तो ये वायुमंडलीय दाब हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। वायुमंडल में वायु में एक और गुण है प्रतिरोधी होने का गुण। प्रतिरोधी होने के कारण वायुमंडल के बाहर से प्रवेश करने वाले जितने भी उल्कापिंड हैं, वो उल्कापिंड वायुमंडल में आकर के रगड़ खाते हैं और रगड़ खा करके नष्ट हो जाते हैं। तो एक ये वायुमंडल का अपना गुण है, वायु का गुण है। वायुमंडल जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो असल में हर ग्रह का अपना वायुमंडल हो सकता है, उनकी अपनी भिन्न विशेषताएं हैं। हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल हमारे ग्रह का मेरा आशय पृथ्वी से है। पृथ्वी के वायुमंडल की हम चर्चा कर रहे हैं। अब हम देखते हैं दूसरा शब्द इसमें है मंडल। मंडल के मायने हैं एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर से बंद है, आबद्ध है, घिरा हुआ है। तो वायुमंडल से हमारा आशय, पृथ्वी के वायुमंडल से हमारा आशय यह है कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का एक घेरा है, वायु का जो एक क्षेत्र फैला हुआ है, विस्तृत है, वह वायु का घेरा ही वायुमंडल कहलाता है। अगर हम बाकी ग्रहों से इसकी तुलना करके देखें तो वायुमंडल जो पृथ्वी का है उसके संगठन में और दूसरे ग्रहों के वायुमंडल के संगठन में भिन्नता मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर शुक्र ग्रह के वायुमंडल में देखें तो लगभग उसमें अधिकांश जो भाग है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का है, अर्थात वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से निर्मित है। ठीक इसी प्रकार यदि हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, उसके वायुमंडल की भी बात करें, तो वहां भी अधिकांश जो वायुमंडल का भाग है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही पाई जाती है। बृहस्पति और शनि ग्रहों में अगर देखते हैं तो हम उनके वायुमंडलों में हाइड्रोजन
और हीलियम की प्रधानता है जो क्रमशः 8 और 20% के आसपास मिलते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन भी पाई जाती है, लेकिन इनके विपरीत हमारी पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो उनसे बहुत मायनों में भिन्न है, और उस वायुमंडलीय भिन्नता के कारण ही हमारी पृथ्वी के ऊपर जैव जगत की उपस्थिति संभव हुई है। हमारे वायुमंडल में यदि हम देखें तो इसके संगठन में अनेक गैसें हैं। इन गैसों का भी हम वर्गीकरण 2 भागों में स्थायी गैसें और अस्थायी गैसों के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा जलवाष्प की विद्यमानता है, ठोस कण पाए जाते हैं, सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं वो मिलते हैं, और इसके अतिरिक्त इस वायुमंडल में अनेक जो ठोस कण हैं उनको भी अनेक भागों में हम बांट सकते हैं। अनेक प्रकार के ठोस कण इसमें मिलते हैं। तो मोटे तौर पर वायुमंडल के संगठन में हम 3 चीजों की चर्चा कर रहे हैं: गैसेस, वाटर वेपर, जलवाष्प, और सॉलिड पार्टिकल्स, ठोस कण। अब पहले हम गैसों की चर्चा करें तो वायुमंडल में जो गैसेस पाई जाती हैं उनमें सबसे बड़ा जो भाग है गैसों का वो नाइट्रोजन का है, और नाइट्रोजन 78.08% इसका वायुमंडल में आयतन है। ऑक्सीजन के आयतन की यदि हम बात करते हैं तो ये 20.94% है। मोटे तौर पर हम नाइट्रोजन को 78%, 78% और ऑक्सीजन को 21% बोल देते हैं। आर्गन की बात करें तो आर्गन का जो वायुमंडल में आयतन है वो 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन 0.03% है, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा परिवर्तनशील गैस है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे अपने वीडियो में। इसके अतिरिक्त नियोन है, हीलियम है, ओजोन है, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनन, मीथेन इत्यादि अनेक गैसें हैं जो वायुमंडल में विद्यमान है। इनमें कुछ सक्रिय गैसें हैं, कुछ निष्क्रिय गैसें हैं। निष्क्रिय गैसों में विशेष रूप से नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनन इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। ओजोन का वायुमंडल में एक बहुत न्यून अंश होता है जो वस्तुतः ऑक्सीजन के 2 अणुओं और एक उसके स्वतंत्र अणु के मिलने से O3 बनता है, और इसका जो आयतन है वायुमंडल में वो मात्र 0.00006% है। बहुत कम है, लेकिन इसका अपना बड़ा महत्व है। ठीक इसी प्रकार से अन्य गैसों के सब गैसेज का अपना महत्व है। आयतन में वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन गैसों का जिनका आयतन कम है उनका महत्व तो बिल्कुल नगण्य है। इस प्रकार की धारणा यदि किसी की है तो वह गलत है। तो ये हमारी गैसों के बारे में हमने देखा, और गैसों का हम फिर से वर्गीकरण, जैसा मैंने पूर्व में आपसे चर्चा की है कि स्थायी गैसें और अस्थायी गैसों के रूप में, परमानेंट गैसेज और वेरिएबल गैसेज के रूप में हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। स्थायी गैसों की यदि हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन स्थायी गैसें हैं मुख्य रूप से, और इनकी मात्रा वायुमंडल में करीब करीब समान बनी रहती है। इस कारण से इनको स्थायी गैस कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से आर्गन, हाइड्रोजन, नियोन जो हैं ये भी स्थायी गैसों की श्रेणी में ही आती हैं, क्योंकि इनका अनुपात और मात्रा भी लगभग समान बनी रहती है और अति न्यून है, इसलिए तुलनात्मक दृष्टि से महत्व भी कम रखती है। ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो 100 किलोमीटर की ऊंचाई के पार यदि हम चले जाते हैं धरातल से तो ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य रह जाती है, लगभग विलुप्त हो जाती है। और ठीक इसी प्रकार से यदि हम
125 किलोमीटर के ऊपर चले जाते हैं धरातल से, तो नाइट्रोजन का भी लगभग नगण्य भाग ऊपर पाया जाता है। ये स्थायी गैसों की हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं अस्थायी गैसों की। अस्थायी गैसों में सबसे ज्यादा जो अस्थायी गैस मानी जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और उसका कारण यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्यों द्वारा निकाली जाती है श्वसन क्रिया में, जीवों द्वारा, सभी जीवों द्वारा, और इसका इस्तेमाल कर लेते हैं पेड़ पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त वस्तुओं के जलने से, गलने से, ज्वालामुखी के उद्गार से ये गैस निस्सृत होती है, और इस गैस के निष्कासन के कारण ये वायुमंडल में लगातार बढ़ रही है। आज चूंकि जीवाश्म ईंधनों का उपयोग अधिक हो रहा है, मानव की जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ गई है, उसकी ईंधन की जरूरतें बढ़ी हैं। पेट्रोलियम से जो चालित हमारे व्हीकल्स हैं उनकी संख्या बेतहाशा विश्व में बढ़ी है, हमारे देश में भी बढ़ी है। इस कारण से लगातार कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन वायुमंडल में अधिक हो रहा है और उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसका आयतन बढ़ रहा है। एक दूसरी और गैस ओजोन है, ये भी अस्थायी गैस की श्रेणी में आती है। ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई अगर धरातल से हम वायुमंडल में देखें तो वहां पर अधिकतम पाया जाता है, और 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी ये गैस संकेंद्रित पाई जाती है। इसका अपना महत्व है। सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनका अवशोषण यही गैस करती है, और अगर ये गैस इनका अवशोषण न करे तो हमारे धरातल के ऊपर जीवन को एक बड़ा खतरा हो सकता है, बड़ी हानि हो सकती है, तापमान में वृद्धि हो सकती है, तो जो जीव जगत को हानि पहुंचाती है। दूसरा हमारा जो इसमें वायुमंडल के संगठन में हमने चर्चा की जलवाष्प की, यह भी एक अस्थायी तत्व है। अस्थायी एक वायुमंडल का पदार्थ है जिसकी मात्रा वायुमंडल में सामान्यतया अधिकतम जो स्थिति इसकी हो सकती है वो 5% तक होती है, लेकिन 0 से 4% के बीच में ये अधिकांश स्थानों पर यह पाई जाती है। इसकी उपस्थिति का जो स्रोत है वो धरातल पर जो जलराशियां हैं, जैसे नदियां हैं, समुद्र है, झीलें हैं इत्यादि हैं। इसके अलावा मिट्टी में नमी होती है तो वो भी वाष्पीकृत होकर के जाती है वायुमंडल में, और जो वनस्पति से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसके द्वारा भी जलवाष्प वायुमंडल में निरंतर पहुंचता रहता है। यदि हम इसको भौगोलिक दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से देखते हैं तो इसकी सर्वाधिक मात्रा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सर्वाधिक सूर्य तप मिलता है, और सूर्य तप के कारण ही जो धरातलीय जल है वो वाष्पीकृत होता है, तो उसकी वाष्पीकरण की मात्रा सूर्य तप अधिक होने के कारण अधिक हो जाती है, इसलिए जलवाष्प की मात्रा इन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है। जबकि सबसे न्यून जो जलवाष्प की मात्रा पाई जाती है वो जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में चूंकि जल का जो उपलब्धि है वो बहुत कम होती है, जलाशय नहीं होते हैं, ना के बराबर होते हैं, वनस्पति न के बराबर होती है, इस कारण से वहां पर जलवाष्प की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। वास्तव में जलवाष्प की मात्रा पर धरातल की प्रकृति का भी जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रत्येक वायुराशि एक निश्चित तापमान पर एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प धारण कर सकती है। प्रत्येक तापमान पर वायु में कुछ ना कुछ तो जलवाष्प की मात्रा अवश्य रहती है। धरातल पर यदि हम जीव जगत के लिए वायुमंडलीय नमी की बात करें तो उसका बड़ा महत्व है। ये तापमानों को नियंत्रित रखती है। सौर्यिक विकिरण में कुछ मात्रा में वाष्प का जो अवशोषण होता है, वाष्प के ही कारण वायुमंडल में चक्रवात आते हैं, झंझावात आते हैं। वायुमंडल की इस जलवाष्प के कारण मौसमी
बदलाव बहुत होते हैं। मेघ बनते हैं, बादल बनते हैं, वर्षण की क्रिया होती है, ओस, पाला, तुषार इत्यादि की जो घटनाएं हैं वो तमाम इस जलवाष्प की वायुमंडल में उपस्थिति के कारण ही संभव होती है। अगर हम जलवाष्प की मात्रा का ऊंचाई के आधार पर आकलन करें तो धरातल से करीब 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह अनुमान लगाया जाता है कि संपूर्ण जलवाष्प जो वायुमंडल में विद्यमान है उसका 90% भाग इस 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। अगर हम देखें तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई की जो सीमा है और विषुवत रेखा पर जो सीमा है वो भिन्न भिन्न है। ध्रुवों पर लगभग 25,000 फुट और विषुवत रेखा पर लगभग 55,000 फुट की ऊंचाई तक जलवाष्प की विद्यमानता पाई जाती है। तीसरा, जो वायुमंडल में विद्यमान जो पदार्थ हैं वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठोस कण हैं। ठोस कण जिनको हम एरोसोल के नाम से जानते हैं, ये एरोसोल धरातल के स्वभाव, इसकी रचना, वनस्पति की मात्रा, वायु के वेग, इन बातों पर निर्भर करते हैं। मरुस्थलों में यदि हम देखें तो उनके वायुमंडल में धूल के कणों की मात्रा अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का उद्गार अधिक होता है वहां पर और उल्कापात जहां होता है वहां वायुमंडल में धूल के कणों की अधिक मात्रा विद्यमान होती है। औद्योगिक क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में यदि हम देखते हैं तो वहां धुआं के कण वायुमंडल में ज्यादा पाए जाते हैं। अनेक ऐसे ज्वलनशील पदार्थ वायुमंडल में धुएं के कणों को बढ़ा देते हैं। यदि समुद्र के निकट के वायुमंडल में हम देखते हैं तो वहां पर रासायनिक जो लवण हैं उनके जो सूक्ष्म कण हैं वो वायुमंडल में ठोस कणों के रूप में विद्यमान होते हैं। ये जो ठोस कण हैं इनका भी अपना वायुमंडल के लिए महत्व है, हमारे मानव जीवन के लिए महत्व है। ये कण आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में काम करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में ये काम करते हैं और इन नाभिकों की मात्रा समुद्रों के ऊपर सर्वाधिक होती है। समुद्र के वायुमंडल में इनकी संख्या 500 से 2000 तक प्रति घन सेंटीमीटर में पाई जाती है। औद्योगिक केंद्रों में इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, जो 1 लाख तक होती है प्रति घन सेंटीमीटर में। यदि वायुमंडल में ये कण उपस्थित न हो तो जलवाष्प होने पर भी वर्षा नहीं हो सकती, बादलों का निर्माण नहीं हो सकता और बादलों का निर्माण इन आर्द्रता ग्राही कणों के अभाव में नहीं होगा तो फिर वर्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए इनका अपना महत्व है। धूल कणों का महत्व जो है वो वायुमंडल के विभिन्न रंग बिरंगे दृश्यों के लिए भी होता है। सूर्योदय के समय एक अलग रंग की आभा, सूर्यास्त के समय आभा, इंद्रधनुष के रंग, इन सब का जो कारण है ये वायुमंडल में विद्यमान ये ठोस कण ही होते हैं जो कि प्रकाश के रंगों का प्रकीर्णन करते हैं। यहाँ एक बात हमें देखनी है कि वायुमंडल की जो संरचना है ये सर्वत्र समान नहीं होती है और हमेशा भी समान नहीं होती है। इसके ऊपर धरातलीय ऊंचाई, अक्षांश, ऋतु इत्यादि का अंतर और दिन की अवधि, इन सब बातों का भी अंतर आता है, बदलाव आता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको वायुमंडल के संगठन को समझाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि आपको वायुमंडल के संगठन पर जो हमने बातें बताई हैं वो ठीक से समझ में आई होंगी। आप इस वीडियो को फिर से देखें और इस वीडियो से आप अपने नोट्स भी बनाएं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो है। प्रश्नों की दृष्टि से परीक्षा उपयोगी अगर प्रश्नों की बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में इतना ही।